सभी को मेरा नमस्कार। साई क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां मैं आज आपको सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करूंगा और इसका मैं आज आपको एक सामान्य सा परिचय दूंगा कि मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या टॉपिक है और हमें उनको किस तरीके से पढ़ना रहता है। तो ये जो आपके टॉपिक रहेंगे, ये आपको कोई सी भी एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव की कवर करेंगे, जैसे नेट, जेआरएफ, सेट, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई कंप्लीट कवर करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ आज आपसे मध्यकालीन इतिहास के सामान्य परिचय से। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। हम शुरू करते हैं आगे, आइए। तो अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको यहाँ समझना होगा कि मध्यकाल का अर्थ क्या होता है। मध्यकाल के अर्थ को लेकर हमें सबसे पहले कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, मिडिवल के बारे में। तो यहाँ देखने वाली बात है कि प्राचीन और आधुनिक के बीच का जो टाइम पीरियड है, हम उसको मध्यकाल बोलते हैं। मतलब प्राचीन और आधुनिक के बीच के पीरियड को हमने क्या बोला है, मध्यकाल बोला है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल की जो एक किताब थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये किसकी किताब है? जेम्स मिल की किताब है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल क्या बोलते हैं कि जो भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा उन्होंने। पहला उन्होंने बताया कि प्राचीन इतिहास, दूसरा उन्होंने बताया मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा उन्होंने बताया आधुनिक इतिहास। वो कहते हैं कि प्राचीन इतिहास हिंदुओं का इतिहास था, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास मुस्लिमों का है, और फिर तीसरी कैटेगरी वो आधुनिक इतिहास की बताते हैं। और अगर दूसरे संदर्भ में समझने चाहें, अगर मैं सदी को नोट करूँ तो 8वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के मध्य। मतलब मैं अगर बात करूँ सेंचुरी की बात करूँ, सेंचुरी क्या होती है, तो ये जैसे 8वीं सदी लिखा है यहाँ पर, तो 8वीं सदी का अर्थ हुआ 700 से लेकर 800 एडी के बीच का टाइम पीरियड। 700 से लेकर 800 एडी के बीच का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका कौन सा सेंचुरी हो जाएगी? आपकी 8वीं शताब्दी हो जाएगी। और यहीं मैं 8वीं शताब्दी की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1700 से लेकर 1800 एडी का टाइम पीरियड। ये आपका कौन सा टाइम पीरियड हो जाएगा? 8वीं शताब्दी का। यहाँ पर एडी का मतलब ये है कि ईसा मसीह के बाद का टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में अपने 2 पॉइंट देख लिए कि प्राचीन और आधुनिक के बीच का काल है, और दूसरा पॉइंट क्या देखा अपने? 8वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का टाइम पीरियड, ठीक है। इसी टाइम पीरियड को हमने क्या करा, 2 अलग अलग भागों में बांटा है नीचे। उससे पहले समझते कि इसमें क्या क्या मेन डेवलपमेंट्स हुए। एक तो राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है ये, अलग अलग सल्तनत काल आया, मुगल साम्राज्य आया, ठीक है। उसके पहले अरबों का आक्रमण, ये सब घटना हुई। सांस्कृतिक चेंजेस आए, कई सारे मीनार, मस्जिदें बनी। धार्मिक परिवर्तन, जैसे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ठीक है, इस तरीके के धार्मिक चेंजेस भी आए। लेकिन अगर मैं इसके कालखंड की विभाजन की बात करूँ तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रारंभिक मध्यकाल, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी का टाइम पीरियड है, और एक होता है उत्तर मध्यकाल, जो कि 13वीं से 18वीं शताब्दी का, मतलब बाद का। मतलब मध्यकाल को भी पढ़ने के हिसाब से हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। 8वीं से 12वीं के टाइम पीरियड को हमने प्रारंभिक बोला, और 13वीं से 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड को हमने क्या बोला? हाँ, उत्तर मध्यकाल, बाद का टाइम पीरियड है। अगर मैं नेक्स्ट इसमें बात करूँ, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है उसका स्रोत, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रारंभिक स्रोत, ठीक है ना। प्रारंभिक स्रोत जो होते हैं वो होते हैं आपके अभिलेख, स्मारक, भवन, ठीक है। प्राथमिक बोल सकते हैं उसको या प्रारंभिक बोल सकते हैं, है ना। ज़्यादा जो सही वर्ड होगा वो हो जाएगा हमारा प्राथमिक स्रोत, ठीक है। प्राथमिक, प्राइमरी सोर्सेस। तो जैसे आपको प्राचीन इतिहास जानना है ना, आपको प्राचीन इतिहास जानना है, तो प्राचीन इतिहास को जानने का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है आपका? मुख्य रूप से अभिलेख, ठीक है। अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, भवन हो गया, ठीक है। ये प्राचीन इतिहास को समझने का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि अभिलेखों पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम। अभिलेख का जैसे है उसी हिसाब से रहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे मध्यकालीन इतिहास को जानने का, मध्यकाल को जानने का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्रोत होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्य स्रोत, ठीक है। साहित्यिक बोल सकते हैं हम इसको, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक किताब आती है रास तरंगिणी, कल्हण की रास तरंगिणी, जिसमें 8000 श्लोक के 8 तरंगे हैं। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, और जय सिंह एक राजा था, उस पर आकर ये समाप्त होती है कश्मीर के इतिहास में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तुगलक नामा एक किताब है। किसकी किताब है ये? अमीर खुसरो की।
अमीर खुसरो की तुगलकनामा किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हम शॉर्ट में GST लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक किताब है तारीख फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बर्नी की। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे हमको जानकारी मिलती है मध्यकालीन इतिहास की, ठीक है। जैसे जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है तारीख फ़िरोज़ शाही, तो बर्नी जो किसके दरबार में था, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी के दरबार में था। जैसे जियाउद्दीन बर्नी मेनली जो था वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में था, ठीक है। इसने कहा है कि दिल्ली का जो मेन आदर्श सुल्तान है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक है, जियाउद्दीन बर्नी। फिर उसके बाद बाबरनामा, जो कि चगताई तुर में लिखी गई पहली किताब, ठीक है, तुर्की इस भाषा में थी बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, कई सारे वर्णन करे कि भारत में इतने सुंदर लोग नहीं होते हैं, भारत के लोग लड़ना नहीं जानते, ये सब बातें किसने बताई, बाबरनामा में बाबर ने बताई। फिर उसके बाद हुमायूंनामा, एक किताब हमको मिलती है जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। अब इस किताब में गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जो बाबर की जो डेथ हुई थी, ठीक है, वो इब्राहिम लोदी की बहन के द्वारा जहर देने के कारण हुई थी। ये इस किताब में हमको वर्णन मिलता है। फिर अकबरनामा या इन अकबरी, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था अकबरनामा, और अकबरनामा जो थी वो तीसरा पार्ट, अकबरनामा का जो तीसरा हिस्सा है वही क्या है, आइन अकबरी है, पार्ट 3। फिर अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ, मैंने आपको बताया जैसे कि 2 कैटेगरी है, एक प्रारंभिक मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो प्रारंभिक मध्यकाल में कुछ राजवंश थे, जिसमें मैं 3 प्रमुख राजवंशों की बात करूँगा, एक गुर्जर प्रतिहार, एक पाल वंश और एक राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। मैं इनकी क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये मैप से समझते हैं अपन, ये जो एरिया है ये है कन्नौज का एरिया, ठीक है। कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। कन्नौज की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कन्नौज इंपॉर्टेंट सिटी थी किसके समय, हर्षवर्धन के समय, और इसी को लेकर 3 अलग अलग वंश आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ बंगाल की तरफ से आते थे पाल, ठीक है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये ग्रीन में, वो कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार का, और इस तरफ से साउथ में आक्रमण करने वाले कौन थे, राष्ट्रकूट थे, ठीक है। तो तीनों वंश की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कन्नौज को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें अंततः किसकी जीत होती है, गुर्जर प्रतिहार। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण से उत्तर में हमला करने वाला ऐसा कौन सा वंश था जिसने उत्तर में हमला करा, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे तीनों प्रमुख वंश की, तो इसका संस्थापक कौन था, नागभट्ट फर्स्ट था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो कौन सा था, मेहर भोज था। और राजधानी इनकी क्या थी, कन्नौज। कन्नौज इनकी राजधानी थी, जैसे इन्होंने अंततः कन्नौज को जीत लिया था। तो कन्नौज पे अंततः विजय प्राप्त करने वाले कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। या आप यूँ कह सकते हो कि त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतने वाले कौन थे, इन तीनों के बीच में क्या चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, इसको जीतने वाले कौन थे, आपके गुर्जर प्रतिहारी थे। फिर पाल वंश का कौन था, गोपाल, है ना, गोपाल इसका प्रमुख शासक था, और प्रमुख शासक, ठीक है। देखो संस्थापक अलग होता है जिसने स्थापना करी, और प्रमुख शासक कौन था, धर्मपाल था। इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, मुंगेर वाला एरिया, ठीक है, बंगाल में, और पाटलिपुत्र आपका बिहार में हो जाएगा। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट वंश आता है वो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का शासक कई बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रमुख शासक कौन था, दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का शासक। गोविंद थर्ड इसका प्रमुख शासक था, और अमोघ वर्ष इसका और इम्पोर्टेंट सकते हैं। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, मान्यखेत थी। ये 2 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग, और दूसरा उसकी इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत, जो आज का वर्तमान कर्नाटक में थी। इसके अलावा 2 और प्रमुख वंश थे, ठीक है। एक तो चालुक्य वंश आपका आ जाएगा, ठीक है, जिसका प्रमुख शासक कौन था, पुलकेशिन सेकंड था, है ना। राजधानी क्या थी, वातापी, ठीक है। वातापी के चालुक्य, 3 चालुक्य कैटेगरी मिलती है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, और एक कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। वातापी से ही वेंगी के चालुक्य निकलते हैं जो आंध्र प्रदेश में राज करते थे। और आपके अगर देखा जाए कल्याणी के चालुक्य, तो ये कल्याणी के चालुक्य बाद में आते, ठीक है। राष्ट्रकूटों को खत्म करने के बाद आते कल्याणी के चालुक्य आते, जो महाराष्ट्र, मेनली महाराष्ट्र आपके कर्नाटक वाले एरिया में थे। चोल वंश, ठीक है। चोल वंश अगर मैं बात करूँ आपसे, तो चोल वंश ये आपका देखो ये वाला एरिया चोल वंश का, ठीक है। तो चोल वंश एक तरीके से जब पूरा भारत पर कंट्रोल हुआ उनका, इस तरीके से साउथ पे कंट्रोल हुआ, तो इस वाले एरिया को ये चोल लेक बोलते थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट शासक आ जाएगा वो आपका कौन आ जाएगा, विजयालय चोल आ जाएगा प्रमुख शासकों में। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, इनकी राजधानी तंजावुर है, या फिर चोलपुरम बोल सकते हैं हम इसको। अब अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट अरबों के आक्रमण की, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण कब से शुरू हुआ, तो अरबों का आक्रमण भारत में आया कब से, 712 में। एक तरफ तो ये सब पैरेलल घटनाएं चल रही थी, है ना, कि भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उधर क्या हो रहा था, उधर से आक्रमण हो रहे थे अरबों के आक्रमण, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर था कौन सा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कासिम अल सकफ़ी, कोई पूछेगा नहीं। उत्पत्ति बासरा, बासरा मतलब इराक का इलाका था ये,
आज का आधुनिक इराक का इलाका आता है। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ का क्या था, कह सकते सेनापति, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिजाज करके, ठीक है। उस समय खलीफा वालिद थे, तो वालिद का एक प्रमुख गवर्नर था हिजाज, उसी ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। उसने पहले 2 लोगों को और भेजा था 711 और 712 AD में, जिसमें पहले का नाम जो प्रमुख था वो उबैदुल्ला और बरदुल, 2 व्यक्ति थे, लेकिन इनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में पहली बार अरबों का आक्रमण भारत में देखा जाता है। अच्छा, इन्होंने मेनली कहाँ आक्रमण करा, सिंध और मुल्तान वाले इलाके में। भारत में प्रवेश का ये एक प्रमुख मार्ग था, ठीक है। तो सिंध और मुल्तान के रास्ते इन्होंने भारत में प्रवेश करा और किसको पराजित करा, राजा दाहिर को। रावर का युद्ध होता है, ठीक है, दाहिर की हार होती है, और दाहिर की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी रहती है रानी बाई, वो इसको संभालती है युद्ध को। बाद में रानी बाई क्या करती है, जोहर करती है, ठीक है। इसकी डेथ कब होती है, 715 में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपसे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कई समय तक सिंधों पर अरबों का राज रहता है, लेकिन अरब लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उसका प्रमुख कारण क्या रहता है, ये शक्तिशाली राजवंश गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, फिर उसके बाद कश्मीर में भी प्रमुख कारकेटला, उत्पल वंश प्रमुख थे। उसके बाद आता है मोहम्मद गजनी, ठीक है। गजनी की अगर मैं बात करूँ, ये यामिनी वंश का शासक था। अच्छा, यामिनी वंश की स्थापना किसने करी थी, सुबुक्तगिन ने करी थी, और अलप्तगिन ने करी थी, और अलप्तगिन के बाद बनता है सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन के बाद जो उसका पुत्र होता है वो होता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने टारगेट बनाया था कि मुझे हर साल भारत पर एक आक्रमण करना है, लेकिन वो इस चीज़ को पूरा तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसने फिर भी भारत में 927 से लेकर 1030 में लगभग 17 बार आक्रमण करे। इन आक्रमणों का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो पैसा और उसको प्रसिद्धि चाहिए थी। एक्चुअल में वो पश्चिम वाले एरिया को जीतना चाहता था, तो भारत से पैसा लूटकर उस तरफ इराक वगैरह यहाँ पर अपना दबदबा जमाना चाहता था। तो मोहम्मद बिन कासिम का एक प्रमुख कारण ये था। और सबसे ज़्यादा जो इसने विध्वंस मचाया था वो कौन सा था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण थे उसमें अगर मैं बात करूँ आपका, तो एक तो पहला आक्रमण जब था ये जयपाल के विरुद्ध था। दाहिर किसके समय था, आपके मोहम्मद बिन कासिम के समय, और जयपाल किसके समय आ गया, आपका शाही वंश का शासन मोहम्मद गजनी के समय, ठीक है। जयपाल ने क्या करी थी, आत्महत्या करी थी पहले आक्रमण। जयपाल, फिर राजपाल, कई सारे शाही वंश के शासकों के साथ हमला युद्ध में लड़ा था इन्हें। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट आता है इसका 12th वाला आक्रमण, ठीक है, मथुरा कन्नौज पर, ठीक है। मथुरा और कन्नौज पर 12वां आक्रमण। और यहाँ पर कौन सा आक्रमण, ये जो आक्रमण रहता है सोमनाथ मंदिर का, ये 16वां आक्रमण रहता है, 16th आक्रमण रहता है। और बाद में 1030 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर, गजनी वाला जो एरिया है वो कहाँ पर पड़ता है, आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। मोहम्मद बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी आया, फिर 3rd नंबर पर कौन, मोहम्मद गोरी आया। और मोहम्मद गोरी के बाद ही भारत में किसकी स्थापना हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ मोहम्मद गोरी की बात करूँ, तो मोहम्मद गोरी ये मोहम्मद बिन साम, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन साम था, सिक्कों पर से भी मोहम्मद बिन साम मिला है, ठीक है। लक्ष्मी की आकृति के इसके सिक्के मिले, मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, इसका जो वंश था वो संसबनी वंश था, यामिनी वंश गजनी, ठीक है। अफगानिस्तान में एक जगह गजनी से ही एक और इलाका आता है घुर इलाका, ठीक है। घुर इलाके से ही कौन था, गोरी था। बाद में गजनी पर भी कब्जा कर लेते, ठीक है। तो जो इनका वंश हो जाता है अफगानिस्तान में, दबदबा किसका हो जाता है, संसबनी वंश का हो जाता है। तो भारत पर पहला आक्रमण इसने कब करा था, मुल्तान पर करा था, ठीक है। अरबों का आक्रमण भी सिंध मुल्तान पर था। गजनी का आक्रमण आपने देखा जयपाल पर, शाही वंश पंजाब में। और दूसरा भारत पर पहला आक्रमण किसने, गोरी ने जो करा था 1175 में, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ये 2 युद्ध इंपॉर्टेंट होते हैं मोहम्मद गोरी और किसके बीच में, आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में जीत होती है, लेकिन दूसरे में हार हो जाती है, और दूसरे में हार होने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से हट जाता है, मतलब जो अजमेर से वैसे तो रूल करता है, लेकिन मेनली हार होने से उत्तर भारत में जो दबदबा हो जाता है किसका हो जाता है, मोहम्मद गोरी का हो जाता है। अब मोहम्मद गोरी सत्ता इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, चंद्र बदाई कहते हैं कि ये इसे अफगानिस्तान ले जाएगा, ठीक है, जहाँ पर चंद्र बदाई बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। हसन निज़ामी अपनी किताब में कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में रखा, कुछ समय तक अजमेर में रखा, और अजमेर में ही उसको शासन करा, और बाद में क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है, ये बताते हैं, ठीक है। दास बना के एक तरीके से रखा था मोहम्मद गोरी ने। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ तो पृथ्वीराज चौहान के हार होने के बाद, ठीक है, पूर्ण रूप से इस्लामिक शासन इस्टेब्लिश हो जाता है,
देखो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमण कौन था? अरबों था। लेकिन आपसे पूछे सबसे पहले तुर्किश कौन थे, तो वो था सुबुक्तगिन, पहला आक्रमण करने वाला। ठीक है, सबसे पहला तुर्किश लोग आक्रमण करने वाले कौन थे? सुबुक्तगिन था। अब अगर मैं बात करूँ 1206 में गोखरों से युद्ध में भी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ दिल्ली पर ही अपने दास को बिठाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ ये इस तरीके है ना, तो यहीं से अपना शुरू हो जाता है उत्तर मध्यकाल का टाइम पीरियड। ये सिर्फ पढ़ने के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, एक ओवरव्यू बताना चाह रहा हूँ कि हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स की मैंने बात करी आपसे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी कहता था कि मेरे कई सारे दास है जो मेरे मरने के बाद दास जो है वो मेरे पुत्र के रूप में मेरे मरने के बाद कई समय तक साम्राज्य को मेरे संभाले रखेंगे। ये बात कौन बोलता था? आपका मोहम्मद गोरी बोलता था। और यही हुआ, और इसी के साथ ही किसकी स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो उत्तर मध्यकाल में जो हमको जो चीज़ें पढ़ना रहती है वो उनका टाइम पीरियड क्या रहता है? तो दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, और फिर मराठा साम्राज्य के बारे में। ये अपने को क्रम रहता है, यहाँ से हमको इस तरीके से पढ़ना रहता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रमुख संस्थापक था। तो अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे? एक तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये 5 प्रमुख वंश थे। ठीक है, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन हो जाएगा? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये देखना होगा कि गुलाम वंश के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले 1206 से 1290 तक सबसे अगर कह सकते हो तो सबसे लंबा टाइम पीरियड तो तुगलक वंश का था। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड नंबर इसका टाइम पीरियड रहा था तो गुलाम वंश का रहा था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का, तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि ये जो राजधानी थी ये लाहौर से चलाता था। तो इसे हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक नहीं कह सकते। ठीक है, वास्तविक रूप से जो संस्थापक था वो कौन था? आपका इल्तुतमिश था। फिर रजिया सुल्तान, है ना, पहली महिला शासिका, पहली महिला मुस्लिम शासिका। फिर उसके बाद बलबन। तो इन 4 के बारे में जो इंपॉर्टेंट रूप से हम पढ़ते हैं किसमें? गुलाम वंश के बारे में। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ खिलजी वंश के बारे में, तो खिलजी वंश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो संस्थापक था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। और एक और जो व्यक्ति जिसके बारे में आप खास रूप से पढ़ते हो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था, किस तरीके से उसने बाजार कंट्रोल के नियम बनाए, किस तरह से उसने स्थायी सेना का गठन करा, ठीक है, नगद में वेतन दिए, इस तरीके की प्रणाली हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, हम अभी ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास का एक किस तरीके से टाइम पीरियड चलता है। बहुत से लोगों को टाइम पीरियड ही नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मेनली इतिहास को लेकर बहुत सारा संशय रहता है। अभी हम यहाँ सिर्फ ओवरव्यू की बात करें कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। खिलजी वंश हुआ, है ना, सबसे कम समय तक अगर टाइम पीरियड पूछे तो किसका आएगा? खिलजी वंश का रहेगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो तुगलक वंश यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक की। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की, और फिर फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 गलतियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सैयद वंश तुगलक वंश के समय ही एक आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और उसी का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति रहता है खिज्र खां, मतलब तैमूर लंग का ही सेनापति रहता है ये खिज्र खां। तो उसी के साथ ही ये किसका स्थापना करता है? सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 से लेकर 1451 के मध्य। लेकिन ये क्या रहता है? तैमूर के एक तरीके से संरक्षक के रूप में शासन करता है। लोधी वंश की अगर मैं बात करूँ 1451 से लेकर 1526 आखिरी। ठीक है, बहलोल लोधी, फिर उसका सिकंदर लोधी, और फिर इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के समय ही किसका आक्रमण हो जाता है? बाबर का आक्रमण हो जाता है। जैसे मैं अगर इनके मैप की बात करूँ आपसे, ये मैप देखिए कि किस तरीके से मामलुक वंश मतलब आपका दास वंश, मामलुक बोलते हैं तुर्की भाषा में। फिर 1206 से 90 तक ये इनका जो एरिया था देख लीजिए आप, बंगाल से लेकर कहाँ तक था इनका एरिया? दिल्ली तक, लाहौर तक समझ सकते हो। फिर खिलजी ने किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करा। वैसे इन्होंने साउथ पे भी आक्रमण करा था, लेकिन ये साउथ से सिर्फ हरजाना लेकर वापस आए थे। ठीक है, लेकिन तुगलक के समय ये पूरा एरिया बढ़ता गया। तुगलक के समय साउथ का एरिया भी अंडर में आ गया। ठीक है, कहते मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे बड़ा साम्राज्य था, और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी उसी के समय हुए, और सब धीरे धीरे अलग होते गए। ठीक है, जिसमें ये विजयनगर वाला एरिया, बहमनी वाला विजयनगर वाला एरिया बाद में अलग होते गए। जैसे ये 1347 में अलग हो गया, और फिर ये 1336 में विजयनगर, और ये बहमनी। ठीक है, बंगाल भी अपने आप को स्वतंत्र कर देता है बाद में।
फिर आपका लोधी डायनेस्टी, लोधी के समय क्षेत्र क्या होता गया, सिमटता गया, छोटा होता गया। क्लियर यहाँ तक बात। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे विजयनगर साम्राज्य की, जैसे मैंने आपको बताया, तो कब होती है इसकी स्थापना, 1336 में होती है। कौन करता है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई, संगम वंश, इनके पिता के नाम पर करते हैं संगम वंश की। ठीक है, राजधानी इनकी क्या थी, विजयनगर। ठीक है, हम्पी वाला एरिया, हम्पी कर्नाटक में आ जाता है। ठीक है, कहते हैं कि विश्व में दो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, एक आपकी हम्पी और दूसरा आपकी बीजिंग। ठीक है, हम्पी को तो क्या करा गया, एक तरीके से नष्ट कर दिया गया था, है ना। जैसे अपने दिल्ली सल्तनत में 5 इंपॉर्टेंट वंश पड़े, तो वैसे यहाँ पर कितने, 4 इंपॉर्टेंट वंश है, संगम, सुलु, तुलु, अराविडु। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट वंश है, संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश। तो तुलु वंश से ही कौन थे, कृष्णदेवराय थे, और कृष्णदेवराय सबसे इसके प्रसिद्ध शासक थे और इंपॉर्टेंट रूलर थे। क्लियर है बात। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो कृष्णदेवराय की उपलब्धि क्या रही है ना, साम्राज्य का उत्कर्ष, साहित्य, कला, स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, कृष्णदेवराय का ओवरऑल ब्रीफ यहाँ पर देखना पड़ता है। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, इन्हीं के समय आर्थिक रूप से समृद्ध था। ठीक है, पुर्तगालियों से अच्छी दोस्ती थी इनकी, व्यापार के मामले में घोड़े खरीदते थे पुर्तगालियों से। कला और स्थापत्य में भी अच्छा योगदान था। ठीक है, हम्पी के मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, ठीक है, कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ इनके समय। कई सारे विदेशी यात्री आए, जैसे डोमिंगो पायस, अब्दुल रजाक, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आए। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम गठबंधन से इनकी हार होती है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें मुस्लिम गठबंधन से क्या होती है, इनकी हार होती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में, किसके किसके बीच हुआ था, एक तरफ थे विजयनगर और एक तरफ थे बहमनी। ठीक है, विजयनगर वर्सेस बहमनी, और इसी के साथ विजयनगर की पूरी तरीके से क्या हो जाती है, एंडिंग हो जाती है विजयनगर साम्राज्य की। फिर मैं अगर बात करूँ बहमनी साम्राज्य की, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सारे साम्राज्य अलग हुए। ठीक है, उसी में एक था इंपॉर्टेंट 1347 में बहमनी साम्राज्य। तो किसी इसका नाम था हसन गंगू। ठीक है, लेकिन गंगू वगैरह नाम से आप साम्राज्य नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते, सम्राट नहीं बन सकते। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने अपने आप का उपाधि दी, और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ये क्या बनता है, थासा बनता है। वैसे हसन गंगू तो गंगू नामक ब्राह्मण से शिक्षित हुआ था। ठीक है, इस वजह से बाद, पहले ब्राह्मण था, बाद में इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। राजधानी क्या बना था, गुलबर्गा, आज एहसानाबाद नाम है। ठीक है, बाद में इनकी राजधानी बीदर भी होती है। प्रमुख शासक में अगर बात करूँ तो अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शासक है। पहली बार बारूद का प्रयोग भी बहमनी साम्राज्य में हुआ था। बारूद, बहमनी और विजयनगर की लड़ाई थी, उसी समय बारूद का यूज़ भी हो गया था। बाबर के आने पे ऑलरेडी हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था। ठीक है, पहले इनके समय हो चुका था बहमनी साम्राज्य में। फिर महमूद गवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम हमेशा किसी सम्राट के बारे में पढ़ते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सम्राट रहा, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोहम्मद गवा, जो प्रधानमंत्री है ना, बाहर से एक विदेश से आया हुआ, ईरान से आया हुआ था ये, और किसके रूप में काम करा इसने, प्रधानमंत्री के रूप में काम करा। कहते हैं मोहम्मद गवा था जब तक बहमनी साम्राज्य बहुत मजबूत था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद गवा की डेथ होती है उसके बाद बहमनी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मोहम्मद गवा एक कुशल प्रशासक था, आर्थिक सुधार, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करी इसने, कई सारे मदरसों की स्थापना करी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट शासक था। मुख्य संघर्ष इनका विजयनगर साम्राज्य से होता था, किसको लेकर, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी, है ना, तुंगभद्रा नदी आ जाएगा कृष्णा दोआब के लिए। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का फर्टाइल एरिया, तो उसको लेकर लड़ाइयाँ होती थी। सांस्कृतिक योगदान की अगर बात करें तो फारसी कला, वास्तुकला, साहित्य का विकास हुआ इसी के समय। फिर उसके बाद 1482 में बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे, ये गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर और अहमदनगर, 4 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। मोहम्मद गवा था जब तक मजबूत था, और जैसे ही मोहम्मद गवा गया उसके बाद ये बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, जैसे अगर इस मैप में बात करें तो ये मैंने आपको बताया बहमनी किंगडम, और ये आपको बताया मैंने विजयनगर किंगडम, ये इंपॉर्टेंट इनके एरिया थे। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट, तो हम लाइन वाइज चलते देखते आ रहे दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की अगर मैं बात करूँ तो संस्थापक कौन था, बाबर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लोधी वंश में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 में बैटल होता है। ठीक है, कौन सा बैटल, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत की लड़ाई में किसकी जीत होती है, इब्राहिम लोधी की जीत होती है, और इब्राहिम लोधी की जीत नहीं होती, इब्राहिम लोधी हारता है। ठीक है, और बाबर की जीत होती है, और इसी के साथ दिल्ली पर किसका स्थापना हो जाती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मुगल साम्राज्य के रूप में अगर बाबर आया
फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1526 में इब्राहिम लोदी के हराकर मुगल शासन की स्थापना करी। हुमायूं, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं ने 2 बार शासन करा, 1530 से लेकर 40 तक और 55-56, फिर एक बार दोबारा इसने, क्योंकि इस बीच में शासन को अपना लेता है शेरशाह सूरी। वो जब हम डिटेल में बात करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, एक एक जब टॉपिक वाइज अगले नेक्स्ट जब लेक्चर रहेंगे हमारे, तो शेरशाह सूरी ने उसको किस तरीके से पराजित करा हुमायूं को। फिर उसके बाद अकबर की अगर मैं बात करूँ तो मुगल साम्राज्य का विस्तार वो स्थायित्व इसी के समय आया, ठीक है। अकबर ने मजबूती प्रदान करी, ठीक है, धार्मिक रूप से सहिष्णुता, दीन इलाही धर्म चलाया। अकबर के बारे में भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कहते हैं अकबर का पुनर्जन्म हुआ था, अकबर के पुनर्जन्म की कथा भी मिलती है ना। कहते थे कि पहले ब्राह्मण था, है ना, पुनर्जन्म की कथा में ये बताया गया है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, अकबर के बाद कौन आएगा आपका, जहांगीर, न्यायप्रिय शासक था, ठीक है। नूरजहाँ का विशेष प्रभाव था, है ना। इसका एक कथन था कि मुझे बस एक गिलास शराब और दे दो, मैंने सारी सत्ता नूरजहाँ को सौंप दी। ये जहांगीर का स्टेटमेंट था। चित्रकला का विकास मेनली हुआ। शाहजहाँ की अगर मैं बात करूँ तो शाहजहाँ के समय स्वर्ण युग कहा जाता था, ताजमहल, लाल किला, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई थी, ठीक है। जहांगीर का समय चित्रकला का था और शाहजहाँ का समय किसका था, स्थापत्य कला का। देखेंगे क्या क्या जो होता है। जहांगीर कहता था कि मैं किसी भी पेंटिंग को देखकर पहचान सकता हूँ कि कितने पेंटरों ने उसके ऊपर पेंट करा है। ये वाली बात किसके द्वारा बोली गई, जहांगीर के द्वारा बोली। औरंगजेब, ठीक है, ये लाइन से भी क्रम हो गया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। और फिर उसके बाद आपका बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है और 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर रहता है। तो ये जो शासक थे ये कमजोर शासक थे, औरंगजेब तक अच्छे मजबूत शासक थे, ठीक है। औरंगजेब के समय धीरे धीरे पतन होते गए, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण में उलझा रहा और उसी के साथ उसका साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह, वही बताया मैंने आपको, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट, जिसको कहाँ भेज देते, रंगून भेज देते। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ, ये देखिए मैप के थ्रू समझिए कि जब आया था बाबर तो इतना एरिया था, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बाबर के समय फरगना से आया था ये, फरगना आपका आज उज्बेकिस्तान में पड़ता है। फिर अकबर ने कुछ इसमें ऐड करा, ठीक है। ये पीला वाला जो है ये अकबर के समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। और औरंगजेब ने साउथ दक्कन में उलझा रहा, ठीक है। साउथ का एरिया किसने ऐड करा, औरंगजेब ने ऐड करा, 1707। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ मराठा साम्राज्य, बस इसी में उलझते हुए रह गया, ठीक है। शिवाजी और औरंगजेब संघर्ष, है ना, शिवाजी संघर्ष। फिर उसके बाद औरंगजेब का संभाजी से भी संघर्ष, आपने भी मूवी भी देखी होगी। फिर उसके बाद राजा राम, है ना, राजा राम से संघर्ष। फिर उसके बाद राजा राम, अच्छा शिवाजी के ये दोनों पुत्र थे, संभाजी और राजा राम, ठीक है। फिर उसके बाद ताराबाई संभालती है, क्योंकि शिवाजी जी छोटे रहते तो उनके संरक्षक के रूप में संभालती है। और फिर उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे साहू महाराज। तो साहू महाराज के बाद से ही जो शासन शुरू हो जाता है वो किसका शुरू हो जाता है, पेशवा का हो जाता है। तो पेशवा बाजीराव, है ना, यहाँ से 1818 तक पेशवा का शासन चलता है, जब तक तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, जिसको हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो आपका जो बाजीराव मस्तानी वाले वो बाजीराव प्रथम है, ठीक है। माधवराव, फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि क्या रहते हैं हमारे अंतिम पेशवा रहते हैं। और इन्हीं के बाद 1818 में लगभग ब्रिटिश नियंत्रण आ जाता है, मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, डिटेलिंग में जाना के तो बहुत सारी चीज़ें अभी, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स पे आएंगे उन पे हम डिटेलिंग की बात करेंगे। अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक ओवरव्यू की बात करें कि टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है, किस तरीके से मध्यकालीन का दौर शुरू होता है या कहाँ तक हम पहुँचते, और इसी के साथ ही ब्रिटिश कंट्रोल आ जाता है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यूरोपियों का आगमन भी हो ही गया था, पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, कौन आया था, वास्को डी गामा आ गया था। कहाँ आया था, कालीकट पे आया था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो डच, ठीक है, डच 1602 में, है ना, मुसलीपट्टम में इन्होंने अपना कारखाना लगाया था, ठीक है, पुर्तगाली डच। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे, चार्टर 1600 में इनको चार्टर मिल गया था, ठीक है। 1608 में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, ठीक है। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इनके अलग अलग स्थान पर फैक्ट्रियाँ थी। फिर उसके बाद डेनमार्क, डेनिश 1616 में, ठीक है। ट्रिंकोबार में इनकी फैक्ट्री थी, ठीक है, ट्रिंकोबार एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। और अगर मैं बात करूँ फ्रांसीसी आए थे 1664 में, सबसे अंतिम कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और गए भी सबसे अंतिम में, ठीक है। पुर्तगाली कब वापस गए थे, 1961 में गए थे, ठीक है। अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली 1961 में गए थे। फिर अगर मैं आपसे और बात करूँ, फ्रांसीसी हो गए, है ना, तो
इन सब में जो पावर ऑफ कंट्रोल किसने इस्टेब्लिश करा? अंततः अंग्रेजों ने अपना पावर कंट्रोल इस्टेब्लिश करा। अंततः अंग्रेज ही पावरफुल रहे। उसका कारण क्या था? इनके पास बेस अच्छा था, मजबूत सेना थी, ठीक है, इनके पास चतुराई थी, डिप्लोमेसी अच्छे से जानते थे ये, ठीक है, स्थानीय शासकों का संरक्षक, ठीक है, मतलब उनको ज़रूरत के समय सब चीज़ें मिल गई, ठीक है, हेल्प मिल गई उनको। बंगाल विजय, जो टर्निंग पॉइंट ये रहता है, बंगाल विजय रहता है, मतलब ये मध्यकाल में नहीं पढ़ना रहता है, यहीं से आधुनिक शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो उसका बेस जमता है वो हमें मध्यकाल में देखना पड़ता है, ठीक है, कि प्लासी के बाद किस तरीके से कंट्रोल करते हुए प्लासी बक्सर के बाद पूर्ण रूप से हम इधर के ओर इंटर हो जाते हैं आधुनिक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई ये नहीं है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई कि अब उसके बाद नेक्स्ट अगला दिन जो शुरू हुआ वो आधुनिक में प्रवेश कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक टाइम ऑफ पीरियड रहता है पढ़ने के तरीके को डेवलप करने के लिए। तो 1707 के बाद के टाइम पीरियड को हम आधुनिक इतिहास में गिनते हैं मेनली रूप से, लेकिन जो प्रॉपर रूप से कंट्रोल आता है अंग्रेजों का 1757-1764 के रूप में आता है, ठीक है। इनके क्या क्या परमानेंट सेटलमेंट थे। फ्रांसीसियों को पराजित करके इन्होंने कर्नाटिक वार्स में लगभग अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, और फूट डालो राज करो की नीति तो हमको पता ही है, ठीक है। तो ये सब कारण थे, और इसी के साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अभी हमने बात सिर्फ एक ओवरव्यू की करी है कि हमें किन किन बातों पर चर्चा करनी है और किन किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे भी सीरीज जारी रखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसी तरह माध्यम से, जहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता होगी, कुछ नोट्स की आवश्यकता होगी, तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड भी करूँगा। किस तरीके से हमको एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली जाकर पढ़ना है, क्योंकि आज के एग्ज़ामों के दौर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी डीप तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हमें क्यों ना उस चीज़ को ऊपर ऊपर ना पढ़ते हुए एक एनालिसिस के माध्यम से पढ़ना है। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको यही बताना चाहा हूँ कि हमें किस तरीके से एक ओवरव्यू लिया है लेक्चर का, कि मध्यकालीन इतिहास बेसिक से लेकर हम कहाँ तक अंग्रेजों के यहाँ पर छोड़ेंगे। और भी इसमें भी 2-3 चीज़ें आती है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये भी हम डिटेल से बात करेंगे। जब टॉपिक वाइज आएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही मैं आपसे लगभग 1 घंटे चर्चा करूँगा, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे लेक्चर्स रहेंगे उसमें। तो मोहम्मद बिन कासिम में 2-3 दिन चलेगा, मोहम्मद गजनी के बारे में चलेगा, सारे आक्रमण पढ़ेंगे, कब कब क्या क्या हुए। मेरा उद्देश्य ऐसे लेवल को कवर करना है कि नॉलेज बेस पर हो जाए और सारी एग्जामों को कंप्लीट आप कवर कर पाओ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमारे चैनल साई क्लासेस के नाम से। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।